क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज चल रही है, इसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसमें हम लोग देखेंगे मॉडल इंडस्ट्रियल रिलेशन के, जैसे कि डनलप का मॉडल है, ठीक। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। तो थ्योरी वाला पार्ट है, हम लोग समझेंगे बेसिक मीनिंग और उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, उस आगे बढ़ने से पहले जनरल रिमाइंडर है, ईपीएफओ का 22 दिसंबर से हमारा नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है। आप लोग 85648805309696606689 पे कॉल करके एडमिशन अपना ले सकते हैं, ठीक। यूपीएससी का भी 15 दिसंबर से 2021 के लिए जो है हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है। कॉल करके अपना जो है आप लोग एडमिशन ले लीजिए जल्द से जल्द, ठीक। यहां पे देखिए, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए कई सारे फैक्टर और कंडीशंस होते हैं। यहां पे बताया गया कारक और स्थितियां होती हैं जिन पर निर्भर होता है। पहला कौन सा है? हिस्ट्री। जैसे कि इंडिया का अभी जैसे हम आजाद हो चुके हैं, 70-75 साल होने वाले हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की कुछ जो बनाई हुई संस्थाएं जैसे पुलिस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, उनका अभी भी जो है असर तो रहता ही। वैसे यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में क्या है कि हार्मोनियस रिलेशनशिप रहते हैं अगर आपकी जो है हिस्ट्री ठीक हो। अगर हिस्ट्री में अगर स्ट्राइक और लॉकआउट ज्यादा हुए हैं तो कहते हैं ना, एक बार अगर जो है रस्सी टूट जाती है तो जोड़ भी दो तब भी दरार तो रहती है। तो उसमें क्या है कि टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है अगर चेंज होगा भी नहीं। तो बैड हिस्ट्री रहेगी तो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं रहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। और इसमें ये कह रहा है यहाँ पे कि मिलिटेंसी यानी कि स्ट्राइक लॉकआउट, ठीक। फिर से बताते हैं, स्ट्राइक कौन लगाता है? एम्प्लॉयज लगाते हैं। और लॉकआउट कौन लगाता है? ताला कौन इंडस्ट्री के पे लगा देगा? एम्प्लॉय यानी कि नियोक्ता लगाता है। मिलिटेंसी एक बार स्टेब्लिश हो जाती है तो वो फिर जो है कंटिन्यू रहती है काफी टाइम तक, ठीक। और एक बार जब हार्मोनियस रिलेशनशिप अगर स्टेब्लिश हो जाते हैं तो वो भी परपिचुएट करते हैं, मतलब स्थायी हो जाते हैं। यहाँ पे ये कहना जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा है कि मान लो एक बार जो है मिलिटेंसी हो गई, मतलब कि स्ट्राइक होगी, तो ऐसा नहीं है कि उसको कभी चेंज ही नहीं कर सकते। हार्मोनियस वाले में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है और मतलब काफी रिजिड हो जाती है चीजें। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रादर व्हाट इट मींस द प्रोबेबिलिटी जो पीसफुल रिलेशन की है वो ग्रेटर रहती है अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे आपकी वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ग्रेटर होता है अगर इंडस्ट्री में जो है कॉन्फ्लिक्ट वाली जो है वो चालू हो गई, कि अगर बिना जो है हल्ला किए हुए कुछ काम ही नहीं होना है, ऐसी अगर मेंटेलिटी बन गई तो वहां पे जो है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहती है। अगर आपने इसको मान लिया कि हल्ला किए बिना है कोई होनी ही नहीं है चीज, या फिर वर्कर से काम लेना तो उनको जो है डांट डपट करना ही पड़ेगा, अगर ये नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गया तो फिर जो है रिलेशन काफी स्ट्रेंड हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये जो पढ़ लेना, वहां पे मैंने आपको बताया क्वेश्चन में पूछ सकता है, बताइए इनमें से कौन सा कंडीशन, कारक या स्थितियां हो सकती हैं गुड अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, या फिर कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक। बैड का बताइए, गुड का बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप कर लोगे। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है ट्रेड यूनियन का कि इसके नंबर जाता है। स्ट्रांग का मतलब यहाँ पे है कि प्रभुत्व होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, एनलाइटेंड होना चाहिए, मतलब सही से काम करे, सही सोच के साथ काम करे। जो कि क्या है, ट्रेड यूनियन क्या करे? प्रमोट करे स्टेटस ऑफ लेबर विदाउट मतलब जियोपार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की भी बात रखे, ऐसा ना हो कि ट्रेड यूनियन बस भड़काता रहे वर्कर्स को कि अरे तुम मैनेजमेंट की बात मत सुनो, ये लोग जो है हमें हमेशा शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा नहीं। मतलब प्रमोट करे वर्कर्स को भी, और साथ ही साथ ऐसा ना करे कि मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को कोई हानि हो, ठीक। प्रबंधन की अभिरुचि को बिना खतरे में डाले श्रमिक की स्थिति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होते हैं, ठीक। और इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया एनलाइटेंड ट्रेड यूनियन जो है मदद ये भी करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है, मैनेजमेंट भी पैसे बढ़ाती है, होता है ना कि इंसेंटिव्स आ रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने में भी ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और वाइटल लेबर इश्यूज पर मतलब जो है कोई है जो कि मतलब कोई वाकई में इशू है लेबर से रिलेटेड, कि उनका भत्ता नहीं बढ़ा रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, उनके रहने की अच्छी वो नहीं है, तो उन कंडीशन पे पब्लिक ओपिनियन जो है आपका ट्रेड यूनियंस ही मोबिलाइज करते हैं। और हेल्प इसमें भी हेल्प करते हैं कि अच्छे से अच्छे लेबर लॉस को जो है इनैक्ट किया जा सके। अच्छी ट्रेड यूनियन जो स्ट्रांग होते हैं वो गवर्नमेंट को भी प्रोग्रेसिव लेबर लॉस, मतलब लेबर लॉ लेबर के लिए हित में जो हो, गवर्नमेंट से को प्रेशराइज करके प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हुए उनसे अच्छे अच्छे लॉ लेबर की वेलफेयर के लिए बनवाते हैं। साथ ही साथ डेवलप करते हैं राइट काइंड ऑफ लीडरशिप,
और कई सारी यूनियन की बात आजकल आपने देखा होगा कि बीजेपी की अलग यूनियन होती है, स्टूडेंट यूनियन, कांग्रेस की अलग होती है। तो इसी तरीके से जो है भारतीय मजदूर यूनियन जो है बीजेपी का अलग है। तो वही मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए और यूनियन के बीच में राइवलरी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये सारी बातें हैं। और यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इसलिए एक मजबूत, जिम्मेदार और प्रबुद्ध व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन होना चाहिए जो आपका औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देता है, हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। तीसरा पॉइंट क्या है? नेगोशिएशन स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये मतलब एक्सपीरियंस और स्किलफुल अगर नेगोशिएशन हो जो कि बार्गेनिंग एनवायरनमेंट बना सके, इक्विटेबल कलेक्टिव एग्रीमेंट हो, मतलब कि दोनों की बात सुन सकें, दोनों लोग अपनी बात रख सकें, अच्छे से मिलते हुए नेगोशिएट करते हुए किसी ने बात करे, जहाँ पे गलत बात हो एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकें, जहाँ पे सही बात हो कॉम्प्लीमेंट भी कर सकें। ठीक है, बेहतर वो कर सके, एक दूसरे को सेम डिग्निटी के साथ देखें। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, इसके बाद यह है कि दोनों पार्टियों में एक ट्रस्ट होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। प्रॉब्लम को ऐसे देखना चाहिए कि दूसरे के, कहते हैं ना कि गेट इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन, कि आप जब वर्कर जब सोच रहा हो अपनी प्रॉब्लम रखिए, या फिर एम्प्लॉयर अपनी प्रॉब्लम बता रहा हो, तो वर्कर को उसके शूज में जाके कि हाँ एम्प्लॉयर को भी ऐसा, वहां खुद महसूस करे कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और एम्प्लॉयर भी वर्कर के उसमें जाके हाँ भाई 10-12 घंटे काम कराने काफी दिक्कत हो रही होगी। तो इस तरीके से उनके बारे में अपोजिट एंगल पे जाके सोचना चाहिए, ओपन माइंड के साथ सोचना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, है ना। कंस्ट्रक्टिव, जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मतलब कई लोग होता है कि आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहेंगे। उनसे अगर आप ये पूछ लो कि भाई सोल्यूशन कहाँ है, अगर आपने 10 प्रॉब्लम बताई है तो आप क्या 5 उसके आधे के सोल्यूशन भी बता सकते हो, तो वो चुप होके भाग जाएंगे। ठीक है ना। तो कई लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं, और ऐसे लोगों से आप लोग को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और अगर आपसे आके वो आपको उत्तेजित करेंगे, प्रोवोक करेंगे कि आओ मुझसे लड़ो, कुछ नहीं लड़ना है। उनको मजा आएगा, आपको जो है दिमाग में आपका मेंटल पीस हिल जाएगा। इसलिए उनसे बिल्कुल इग्नोर कर दो, इनडिफरेंट हो जाओ और निकल लो उनसे दूर। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, ऑनर करना चाहिए एग्रीमेंट को इन राइट स्पिरिट में। इसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन है वर्कर्स का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपका गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, जिसमें कि रीजनेबल वेजेस होने चाहिए। ठीक है ना। अन्य उद्योगों के अनुपातिक उचित वेतन और लाभ नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिए। ये नियोक्ता को खुद देना चाहिए, मतलब पेड करना चाहिए। और इस तरीके से होना चाहिए कि इकोनॉमी की बेसिक सर्वाइवल नीड वर्कर की पूरी हो सके। ठीक है। इसके बाद जो है सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री कही है तो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके थोड़ी ना, उसी समाज में ही तो जाके इंडस्ट्री बन रही है। समाज का तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। एनिमल तो है लेकिन सामाजिक जानवर है। ठीक है। तो सोशल फैक्टर्स हमेशा रहेंगे। उनकी वैल्यूज क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, उनके समूह, उनकी जो सामाजिक स्टेटस ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, अफगानिस्तान में कोई है तो उसका अलग एक रवैया होगा, कोई पाकिस्तान में उसका अलग रवैया, बांग्लादेश में उसका अलग टाइप का सोशल इशू होंगे, कल्चर और सारी चीज़ें, चाइना में अलग होगा। समझ रहे हो, ये वाली बातें हैं। द एम्प्लॉयरमेंट रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट। जो एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पैसा दिया चलो, बाकी को सोचना नहीं है। यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है कि क्लाइमेट ऑफ ह्यूमेन एंड सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक, ये एक जॉइंट वेंचर है दोनों का, एक दूसरे इंटरडिपेंडेंट है दोनों ही। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा दिया और फिर कुछ भी उनसे काम करा रहे हो। बंधुआ मजदूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक, स्लेवरी नहीं चल रही है यहाँ पे। जो है क्लाइमेट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए। ईच पार्टी जो है दूसरे का कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दूसरे की नीड्स को समझना भी चाहिए, फुलफिल भी करना चाहिए। सपोर्टिव क्लाइमेट होना चाहिए, वही सारी बात है। और सपोर्टिव क्लाइमेट सोशल फैक्टर्स के अंतर्गत ही रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फैक्टर जो रहता ही रहता है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस करती है, सोशल फैक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं। जैसे एक कोई सामाजिक अगर इसको देखा जाए तो जैसे झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो टाटा का जमशेदपुर नगर है, आपका टाटा नगर है, वहां पे सोसाइटी का जो अप्रोच है टुवर्ड्स इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री प्रोग्रेस हो गई वहां पे कहीं ज्यादा, वो अलग है। वहीं दूसरी इंडस्ट्री कहीं और पे लगी, हो सकता है वहां पे सोसाइटी इतना ज्यादा उसको लाइक ना करती हो। तो वहीं सारी चीजें, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा, मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक, आपका मोटिवेशन, एलिनेशन, मोराल, ये सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक हैं।
ठीक है, कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होंगे, ठीक। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर मैनेजमेंट, ये जो है आपके बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे एंड श्योर बिल्कुल रहेंगे अगर नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्कर आर इंटीग्रेटेड विद द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज। गोल, इंटरप्राइज जो है, इंडस्ट्री जो है, उसके कुछ गोल्स हैं, ठीक। और वो गोल्स को ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइट करते हुए वर्कर्स को बनाया जाए, उसमें जो है जो नीड वर्कर की, जो उसकी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, उनको भी साथ में रखते हुए फिर ये कॉमन गोल को अचीव किया जाए, वो सबसे बढ़िया ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भी है, अगर वहां पे पूछा है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है क्या, तो उसको उसमें डाउट मत करना, उस पर संदेह नहीं करते हैं, ठीक है, उसको तुरंत मानते हैं कि हाँ बिल्कुल है भाई, ठीक है। आपका इसके बाद वर्कर शुड अंडरस्टैंड, और वर्कर को भी समझना चाहिए कि जो उनका इंटरेस्ट है वो बढ़िया से पूरा हो सकता है अगर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसका गोल अचीव हो रहा है तो, ठीक। कॉर्डियल और कलेक्टिव, सौहार्दपूर्ण और सामूहिक संबंध शक्ति समुद्रों का वातावरण बनाते हैं, ठीक। एनवायरमेंट ऑफ पावर रिलेशनशिप वेयर एवरीवन विल गेट मोटिवेटेड टू ऑफर देयर बेस्ट टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल। सब दोनों की बात सुनी जाएगी एक कॉमन गोल की तरफ, तभी लोग एक दूसरे का आप ख्याल रखोगे तभी तो कॉमन गोल की तरफ बढ़ोगे, ये आप कहने वाली बात है। इसके बाद पब्लिक पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट का लॉज और पब्लिक पॉलिसी कैसी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, लेबर कोड्स अभी अभी नए 4 आए, इसकी वीडियो सीरीज में दे चुका हूं आप लोगों को, ठीक। जिसमें सोशल सिक्योरिटी कोड आ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड आ गया है, आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है, वेज कोड जो है सबसे पहले 2019 में आ चुका था नया वाला। तो ये जब कोड है, ये क्या है, गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन ये कर रही है ना, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक फॉर्मल तरीके से जो किया जा सके, कहीं सेटलमेंट कुछ कराना है, डिस्प्यूट हो रहा है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इन सब में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा वाइटल रोल है, वो यहाँ पे पता चल रहा है कि रेगुलेशन विनियमित करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, मतलब नियोक्ता और कर्मचारी के रिलेशनशिप को गवर्नमेंट करता है ताकि स्मूथ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कर सके, इंटरवीन करता है यहाँ पर, लेबर लॉ बना के चेक एंड बैलेंस भी करता है कि ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट जो है अपना आर्बिट्रेरी, ठीक है ना, मनमानी अपनी करे। और यहाँ पे ये भी है कि वर्कर और एम्प्लॉयर अपना फॉर्मल तरीके से, कोई दोनों लोग मान लो, ऐसा थोड़ा ना कि वर्कर ही सिर्फ हमेशा परेशान हो सकता है एम्प्लॉयर भी परेशान हो जाए, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे रोज वर्कर जो है बॉसेस की पिटाई कर रहे हो या फिर उनको काम ना करने दे रहे हो, अपनी ही चला रहे हो, गुंडागर्दी हो रही हो, तो वहां एम्प्लॉयर भी जा सकता है और गवर्नमेंट से जो है फॉर्मल उससे मेजर बना रखे हैं कि जाके अपनी बातों को रख सकता है, और ताकि उनको वहां पे अपनी जाके इमोशनल रिलीज कर सके, मतलब जो उनके मन में है, जो उनकी भावनाएं हैं उनको कर सके। और टाइमली इंटरवेंशन अगर हो जाए तो गवर्नमेंट अगर टाइमली इंटरवेंशन कर ले, जल्दी सुन ले, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाए कि गवर्नमेंट के हाथ से भी निकल जाए, और फिर वहां पे फिर जैसे कि आपने सुना होगा CISF होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, यही है ना, ये सेंट्रल CISF जो है, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंडस्ट्री को बचाने के लिए यही ये फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर जो है आपका ये पुलिस वाली फोर्स को बनाया गया है, तो ये पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर कोई बात चली गई तो हो सकता है कि उसको CISF लगानी पड़े, और लगाते भी हैं कई सारे PSUs को बचाने के लिए, ठीक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। ऑफ द जॉब कंडीशन, कई सारी जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वर्कर की, मतलब यहाँ पे बात हो रही है पर्सनल, जहाँ पे वो घर पे रह रहा है, मान लीजिए किसी बस्ती में रह रहा है, तो जो ये हमेशा ये कहा जाता है कि मतलब जो पर्सनल लाइफ है और प्राइवेट और जो प्रोफेशनल लाइफ है वर्कर की, मतलब जहां काम करता है ऑफिशियल की, इनमें कुछ ना कुछ तो भाई असर तो पड़ता है, प्रोफेशनल का पर्सनल पे पर्सनल बेस, आप किस तरीके से इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, ये बड़ी चीज है। लेकिन इसमें ये इससे जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, तो इसके लिए जो है कि एम्प्लॉयर को भी आगे बढ़ चढ़कर वर्कर्स को का ख्याल रखना चाहिए, यहीं पे यहाँ पे बात कह रहा है, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ और इम्प्रूव्ड टू डेवलप गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तभी ज्यादा हो पाएगी। और एक सबसे बेहतर चीज, जैसे आपसे आजकल कहा जाता है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि सबके पास बैंक अकाउंट हो, टाइम पे जो है लोगों को लोन मिल सके, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन मिल सके, ठीक, सब लोग को, कोई ऐसा ना हो कि बाहर जाके किसी और से लोन ले रहे हैं सूदखोरों से, जो कि बहुत ज्यादा चक्रवृद्धि वाला ब्याज लगा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं बताया, मान लीजिए किसी को पता ही नहीं है कि बैंक से जो है मान लीजिए आप लोन ले रहे हो तो 8% का है, अगर उसको ये मालूम ही नहीं है, किसी ने उसको कहा अरे बैंक वाले तो 20% दे रहे हैं और ये भाई साहब जो है ये तो आपको सिर्फ 15% में दे रहे हैं, तो ले लो तो अच्छा है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरह उसी तरह इंटरलिंकिंग करते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो लेबर हैं उनको बेटर एजुकेशन, उनको समझ ये होनी चाहिए, उनकी भी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ सकें
कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ऐसा ना हो कि ट्रेड यूनियन लीडर उनको बहका दें, ठीक, बरगला दें, क्योंकि ट्रेड यूनियन लीडर्स के अपने सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं। मान लीजिए पैसा पकड़ ले और फिर जो है फिर स्ट्राइक बंद कर दें, ऐसा होता है, प्रैक्टिकल वाली बात है। तो उनको ये भी होना चाहिए, अगर ट्रेड यूनियन लीडर अगर कुछ गलत कर रहा है तो जो है वर्कर्स के मालूम होना चाहिए नहीं ये तो गलत है, इसको हटाओ, खुद मतलब आप उसकी जगह लो, ठीक। वर्कर्स मस्ट बी एजुकेटेड प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छा से अच्छा हो जाएगा। और उसके पास जो है विश्लेषण करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है चीज़ समझने का। अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपको किसी ने कहा चल यार खेलने चलते हैं, या फिर तुम यार अभी इतनी देर खेल लो, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, अब बाद में पढ़ लेना, तो आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जो है आपके लिए क्या चीज़ नुकसान है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको किसी चीज़ में मजा आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। तो जो है शॉर्ट टर्म के फायदे के चक्कर में लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करते हैं। लगातार अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, जरूर ईपीएफओ के एग्जाम में आप लोग की सफलता प्राप्त होगी। और ये जो है नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया स्केल की, और बहुत तीसरी बार ही हो रही जब से देश मतलब ये बना है ईपीएफओ। तो ये फिर मौका अब कब आएगा पता नहीं। 2017 में लास्ट टाइम आया था। ध्यान से पढ़िए पूरा तन मन धन से, जितना यहाँ पे बताया जा रहा है उसके अलावा और कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज सब कुछ लगाइए, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, और जो है दे मस्ट बी अवेयर, मतलब वर्कर्स अवेयर होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और कम्युनिटी एट लार्ज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, बिजनेस साइकिल का भी इंडस्ट्रियल रिलेशन पे वो पड़ता है इफेक्ट। बिजनेस साइकिल आपको क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी हो, इंडस्ट्री हो, कुछ हो, वो इकोनॉमी जो है ऐसे चलती है साइनसोइडल वेव पे, ठीक है, ऐसे चलती है ऐसे। उसमें क्या है कि ये जब ऊपर की तरफ बढ़ ली तो ये बूम पीरियड है, फिर धीरे धीरे जो है आपका ये डिसलेशन बोलते हैं इसको, फिर यहाँ पे रिसेशन, जो कि अभी इंडिया अभी टेक्निकल रिसेशन में चल रहा है। टेक्निकल रिसेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी पेड ग्रुप में बता रखा है आप लोगों को, ठीक। रिसेशन में चल रहा है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उठती है, ठीक है। ये इकोनॉमी ऐसे चलती है, हमेशा ये नहीं रहेगा कि हमेशा ऐसे ही चलती रहे, ये नहीं होता। तो बिजनेस साइकिल जब ऊपर है तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा होगा, वेजेस भी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे रिसेशन आ गया तो अभी की आज की तारीख बताऊं आपको, आज की डेट में क्या है कि जीएसटी में पाया गया है कि 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन, करीबन 1.5 लाख या 15 लाख जो है रजिस्ट्रेशन खारिज हो गए। मतलब ये क्या हुआ है कि इंटरप्राइजेस बंद हो गए हैं, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी बड़ा होगा, बेरोजगारी से कहते हैं। तो जब जो है रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तब भी इंडस्ट्रियलेशन में जो है काफी सारे फैक्टर ये मतलब बन सकता है इंडस्ट्रियलेशन को खराब करने के लिए, ठीक है। तो अब जब अच्छा चल रहा है तो उस समय बूम पीरियड चल रहा है, तो उस समय आपको जो है अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो सब खुश है। तो बूम के टाइम पे हैप्पियर है, बट रिसेशन के टाइम पे जो है हो सकता है एम्प्लॉयमेंट गिरे। तो इसलिए जो है रिसेशनरी कंडीशन पे भी गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाने के लिए हमें एक बिजनेस साइकिल को भी समझना चाहिए और उसके हिसाब से भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए सामाजिक सुरक्षा की भी बात की जाती है, ठीक है ना। सब इंटरलिंकिंग है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, ठीक, और बाद में फिर आपका अकाउंटेंसी, तो ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ कर रहा है कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में होता है, बोथ मैनेजमेंट और मतलब दोनों को करना पड़ेगा, एक करेगा एक हाथ से ताली नहीं बजती वाली बात है। दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, गुडविल होनी चाहिए, सद्भावना, समझ और गरिमा की पहचान होनी चाहिए, डिग्निटी के तरीके से, कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक समझौते की बात होनी चाहिए, फेयर इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिए, पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। डिस्प्यूट हो गया तो ये नहीं कि तुम भी डंडा उठाओ हम भी डंडा उठाएं और लड़ाई करते हैं, बैठ के सुलझाओ, सुलह करो, मीडिएशन कराओ, ठीक, कंसिलिएशन कराओ, ये सब होना चाहिए इंडस्ट्रियल और जितना ज़्यादा, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में, ठीक। अब यहाँ पे जो है मॉडल हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो डनलप के नाम से, डनलप के नाम से टायर की कंपनी भी है, वो वाले डनलप है क्या, आप लोग को कमेंट करके बताना है। डनलप ने एक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में मॉडल बताया था, इसमें 4 इंटर रिलेटेड जो है एलिमेंट इसमें बताते हैं। एक तो ये एक्टर्स बोलते हैं, ठीक, कौन है इसमें, अब पात्र कौन कौन है। दूसरा है आपका जो है शेयर्ड आइडियोलॉजी, साझा विचारधारा क्या है। तीसरा इसमें जो है आपका कि किस संदर्भ में काम कर रहे हैं। और चौथा जो है आपका क्या है कि चौथा आपका ये है रूल्स, ठीक, रूल्स, कंटेक्स्ट
और आपका विचारधारा और आपकी जो है एक्टर। तो एक्टर में ये बता रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो एक एक्टर है, मैनेजमेंट नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज प्रबंधन गैर प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि ये एक्टर्स हैं। ठीक, ये लोग मतलब इन लोग के बीच में तो सारी चीजें हो रही हैं ना, वर्कर भी है इसमें सारे कुछ। ठीक, मैनेजमेंट नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब क्या आइडियोलॉजी है, बिलीफ होना चाहिए विद इन सिस्टम की, और सबको सारे एक्टर्स को अपना रोल पता होना चाहिए उनको, जो है ग्रुप ऑफ एक्टर्स, बट उनको ये भी मालूम चाहिए कि उनको क्या व्यू है अदर एक्टर्स का, मतलब अपना रोल भी पता हो, दूसरों का भी रोल पता होना चाहिए। ठीक, और उनका जो व्यू होना चाहिए, जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वो कंपेटेबल होना चाहिए एक स्टेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के लिए। ये नहीं कि उनका व्यू ये बन गया है कि अच्छा ये मैनेजमेंट वाला ये बॉस जो है मेरा, ये मानेगा नहीं, चलो आज इसको जो है छुट्टी के बाद इसको जो है इसकी गाड़ी घेरते हैं। तो ये मतलब अनस्टेबल टाइप की इंडस्ट्रियल रिलेशन की वो है। आपका स्टेबल क्या है कि अच्छा चलो मिलके बात करते हैं, कल हम लोग आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इनसे बात करेंगे। तो ये रोल अपना ही पता हो, दूसरे का भी पता होना चाहिए और दूसरे को भी समझना चाहिए। सेट ऑफ आइडिया और बिलीफ क्या है, पात्रों के द्वारा धारित विचारों और विश्वासों का समूह होना चाहिए। ठीक, और हेल्प टू बाइंड और इंटीग्रेट द सिस्टम टुगेदर। ठीक, बिलीफ जो होता है वो, अब जैसे कि किसी का रिलीजियस बिलीफ कुछ है, हिंदुइज्म की तरफ है, ठीक, इस्लामिज्म की तरफ है, तो उसमें कई उसको मानने वाले हैं, तो उनका जो है कई सारे इंटीग्रेट करने का, बांधने का उनको जो है एक काम करता है, एकीकृत करने का काम करता है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है। अगर सेम बिलीफ है सबका कि हाँ भाई कैसा जो है वो है आपका कैपिटलिस्ट है कि कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, तो ये बांधने का भी काम करता है ये। ठीक, इसके बाद ये संदर्भ की बात करते हैं डल्लभ जी। ये बोलते हैं कि जो समाज के अन्य हिस्सों जैसे कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, बाजार, बजटीय समाज में शक्ति के नियंत्रण से निकलने वाले प्रभाव, बाधा का पात्रों के निर्णयों पे असर। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि इन्फ्लुएंस और कंस्ट्रेंट जो होता है ऑन द डिसीजन ऑफ द एक्टर्स। एक्टर्स कौन से हैं, वही गवर्नमेंट वाले, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गए और बाकी लोग। ये किस पे डिपेंड करता है कि अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, वो कौन से पार्ट्स हैं, जो जैसे टेक्नोलॉजी हो सकती है, मार्केट बाजार क्या है। ठीक, बजटरी में मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो है कुछ 10 सेक्टर्स निकाले हैं कि जिसपे ज़्यादा वो आत्मनिर्भर भारत वाले उसमें। ठीक, 10 सेक्टर निकाले हैं ना, 10 सेक्टर कौन से हैं याद कर लो, हो सकता है कि वहां पे पूछ ले, बताओ इनमें से 4 में से कौन सा एक जो है वो आत्मनिर्भर वाले 10 सेक्टरों में से नहीं है। बजटरी में उन्होंने कुछ दिया है, लोकस ऑफ पावर इन द सोसाइटी, ये सब जो है आपके ये मतलब ये कंटेक्स्ट यानी संदर्भ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इन एक्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का, मार्केट का, टेक्नोलॉजी का, इन सब का भी बहुत रोल है, ये बता रहा है। ठीक, उसका रूल्स हो गए आपके कि लॉज हैं, अब जैसे प्रोसीजरल क्या चीज़ें हैं। अब आपका मान लीजिए कोई आपकी कंप्लेंट है, आपको कोई द्वेष हुआ किसी से या फिर कोई आपकी डिस्प्यूट है, तो आप किसके पास जाएंगे, क्या होगा। ठीक है ना, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस है वीमेन वाला, तो उसमें क्या है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास आप जाओगे, कुछ उसका टाइम पीरियड बता रखा है। अगर आपके मान लीजिए कि आपके जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे नहीं है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो आप लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाओगे। तो इस एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखा है कि आप कैसे किसके पास जाना है आपको। सब्सटेंशियो मतलब आपका जो है ठोस नियम होने चाहिए, काफ़ी व्यापक लेवल पे सब कुछ बताया गया है कि कहाँ पे कैसे आपका जो है सेंटर पे, स्टेट पे, लोकल पे कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव बताया गया है, वितरण संबंधी किसको काम किस तरीके से बांटा गया है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है डल्लप ने बताई हैं। आगे डल्लप का ये कहना है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, ठीक, रोजगार संबंधों की शर्तों और प्रकृति को व्यक्त करता नियामक ढांचा जो कि पत्रिकाओं की एक श्रेणी द्वारा विकसित किया गया और विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय ए रेंज ऑफ प्रोसेस presented in the variety of forms which express the terms and nature of the employment relationship। सिंपल वही बात है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बना दिया गया है कि भाई जो जैसे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक, और या फिर किसी इंडस्ट्री में आप किसके पास जाओगे, लेबर कोड्स बनाई गई हैं, अलग अलग चीज़ों को इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं कि आप कहाँ से कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बनाया गया है। तो ये सब क्या करते हैं, वे नियमित ही तो कर रहे हैं ना एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को, उन सब का किस कैसा नेचर होगा, उनका क्या प्रकृति है, क्या शर्तें होंगी, ये सब कौन बता रहा है। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही तो है जो गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक, और बाकी जो इंडस्ट्रियल के अंदर भी हो सकता है। और अब डल्लप मॉडल की कुछ क्रिटिसिज्म भी है, ये समझ लेते हैं यहाँ पे
कि ये डिस्क्रिप्टिव मॉडल है। मतलब डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि लिखने वाली चीज, दो चीजें होती हैं। एथिक्स का पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा यूपीएससी के सिविल सर्विसेज वाले एग्जामिनेशन में, मेंस का GS4 पेपर, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या होता है, रूल बेस्ड होता है, बिल्कुल फैक्ट्स पे बात होगी, लॉजिक पे बात होगी, रीजनेबल वो थिंकिंग होगी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्या होती है कि इमोशंस पे बात होगी, कोई बिल्कुल मतलब ज्यादा रूल बेस्ड नहीं होगा, मतलब रूल के बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो यहाँ पे वो वाली डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है। और साथ ही यार लैक्स एबिलिटी टू, मतलब ये आउटकम, इसीलिए जो है आउटकम नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप FIR लिखवाने गए पुलिस वाले के पास, अब एक प्रोसीजर है कि वो पहले कच्ची रिपोर्ट लिखेगा, फिर फाइनल FIR करेगा, फिर फाइनल रिपोर्ट देगा, है ना। अब अगर यहाँ पे क्या है कि वो डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये प्रोसेस ये चलेगा, आपको नहीं पता है। वो हो सकता है सीधे आपको FIR दे दे, या फिर ये बाईपास कर दे। तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो डेवलप मॉडल में, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। ये याद कर लो, पूछ लेगा विच ऑफ दीज बताओ कि क्रिटिसिज्म नहीं है या फिर क्रिटिसिज्म है, इस तरीके से। अंडर एस्टिमेट करता है पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, मतलब ज्यादा रोजगार संबंधों में शक्ति और संघर्ष को कम महत्व देता है ये। ठीक, एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई वर्कर के ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, उसकी बात ज्यादा अच्छे से रखी जानी चाहिए, एम्प्लॉयर की बात ज्यादा, इसको मतलब ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है, इनको ज्यादा महत्व नहीं देता है। स्टैटिक है, मतलब वक्त के साथ चेंज नहीं हो सकता है, डायनेमिक नहीं है ये। ठीक, बहुत ज्यादा स्टैटिक है, मतलब जो आज डर रहा चल रहा है वही चल रहा है आगे भी। इसमें ये नहीं है कि वक्त के साथ बदल जाए। मान लीजिए पहले, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जब भारत का संविधान बना था तो इंटरनेट का क्या नामो निशान था, क्या नहीं था। लेकिन अब इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रभाव, तो अब मुझे लगता है कि कई संविधान में संशोधन करके एक बढ़िया तरीके से इंटरनेट की समझ को, इंटरनेट की जरूरतों को अपने हमारे बेसिक लाइफ में समझते हुए हम लोग को जो है संविधान में संशोधन करना चाहिए। तो हमारे, क्योंकि इसमें है संशोधन करने का जो है एक तरीका है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टैटिक जैसे बता रहे हैं कि आप 1950 में बना मान लीजिए संविधान, और फिर कह दिया आप कभी भी इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, तो उस टाइप से ये डेवलप स्टैटिक टाइप का है आपका। आगे यहाँ पे पांचवा पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये कह रहा है कि कैन नॉट एक्सप्लेन द रैपिड डिक्रीज ऑफ यूनाइजेशन, यूनियन जो है, और स्पेशली इन द यूएस क्या है, पूंजीवाद वाली फिलॉसफी पे है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वहां पे क्या होता है, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, गवर्नमेंट का कम रोल होता है, लेसेस फेयर इसको बोलते हैं। और उसमें यह है कि प्राइवेट कंज्यूमर इज द किंग, कस्टमर इज द किंग, और प्राइवेटाइजेशन सारी चीजों का होता है। तो वहां पे यूनियनाइजेशन जो थी, यूनियंस कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, और ये मतलब रैपिड डिक्रीज क्यों हुआ, ये डेवलप एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से चलिए, अब थोड़ा टाइम हो रहा है यहाँ पे। अब क्रेग जो हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम में जो मॉडल अपना बताया है, तो उसको आगे वाले पार्ट में, पार्ट 6 में समझेंगे। ठीक है, इन्होंने कुछ एक्टर बढ़ा दिए हैं, कुछ और भी चीजें बताई हैं, थ्योरीज हैं, ये मॉडल्स हैं। मॉडल्स का काम क्या होता है कि चीजों को सिंप्लीफाई करके समझना। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर को समझना है तो बाकी चीजों को कॉन्स्ट्रक्ट रखो और समझो, सिंप्लीफाई करो, यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक, तो इसको आपके जो है पार्ट 6 में देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।